स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे वो चैप्टर नंबर 6। प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे बैक्टीरिया को। उसमें हम लोगों ने उसको क्लासिफाई कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेस्पिरेशन, और फेजेस ऑफ ग्रोथ देख लिए थे, जो कि थोड़ा छोटा लेक्चर था क्योंकि उसके साथ मैं और भी टॉपिक एडअप नहीं कर सकता था। आज के लेक्चर में हम लोग जो इस चैप्टर का बैक्टीरियल पोर्शन है वो सारा का सारा कवर कर लेंगे, जिसमें हमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टडी करनी है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है वो देखनी है दी मैनर्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन के मैनर्स स्टडी करने बैक्टीरिया में कि बैक्टीरिया किस किस मैनर से रिप्रोड्यूस करता है। अब अकॉर्डिंग टू आवर बुक ये दो मैनर्स हैं, बट मैं आप लोग को फोकस करके एक्सप्लेन करूंगा कि मैनर्स जो हैं वो दो नहीं है। रिप्रोडक्शन का मैनर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। दूसरा जो मैनर है उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये एक सपोर्टिव मैनर है बैक्टीरिया का, मगर वो एक्टिव रिप्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले नहीं कर रहा होगा। तो मैनर्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में जो फर्स्ट वे है दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन। फर्स्ट मैनर है, उस मैनर को नाम दिया जाता है आज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक ऐसा मैनर है ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया which occurs during favorable condition। एक ऐसा वे है बैक्टीरियल डिवीजन का that occurs during favorable time। ऐसा टाइम जब कंडीशंस बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए फेवरेबल हो और जब बैक्टीरिया इजीली डिवाइड हो सकता हो। इसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम होता है। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स। 20 to 30 मिनट्स के अंदर जो बाइनरी फिजन का प्रोसेस है, ये बाइनरी फिजन का प्रोसेस टोटली कंप्लीट हो जाता है। तो इट टेक्स रफली अबाउट 20 to 30 मिनट्स, विच इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन विद इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस को एक्सक्लूड करके। वायरस को क्यों इंक्लूड नहीं कर सकते, उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज हैं कि वायरस विद लिविंग बीइंग में क्लासिफाई हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो उन कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से अगर हम लिविंग बीइंग जो एक्चुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स को टिपिकली लिविंग बीइंग्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, तो बैक्टीरिया का टाइम ड्यूरेशन हम लोग कह सकते हैं इट्स द ड्यूरेशन दैट हैज द शॉर्टेस्ट टाइम। अब होता क्या बाइनरी फिजन में, सिंपल सा मैकेनिज्म है बाइनरी फिजन में। जो पेरेंटल सेल होता है, जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होगा बैक्टीरिया को, वो डिवाइड होगा एंड इट विल फॉर्म टू डॉटर सेल्स। एक्चुअल बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म टू डॉटर सेल्स। वो दो डॉटर सेल्स के अंदर रिक्रिएट हो जाएगा। अब ये प्रोसेस होता किस तरीके से है कि जैसे ये एक पेरेंटल सेल है बैक्टीरिया का, ये एक पेरेंटल बॉडी है, और इस पेरेंटल बॉडी के अंदर मौजूद है कि बैक्टीरियल क्रोमैटिन आ रहे, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, इस बैक्टीरियल सेल की जो वॉल है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल ये स्क्वीज होती है इनवर्ड कुछ इस तरह से। squeezes inwards।
ये इनवर्ट स्क्वीज हो जाने के बाद इनटू द नेक्स्ट स्टेप इट डिवाइड्स, ये पूरा कंडेंस हो जाएगी इनवर्ट and it ultimately then divides into two daughter cells. ये दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। So number of cells increases and bacterial reproduction occurs. Bacteria divide हो गया into two daughter cells. But फिर एक बात दोहरा रहा हूं, ये ऐसा तब होता है जब कंडीशंस फेवरेबल हो। अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है ना, फेवरेबल का मतलब क्या है, कोई ऐसे टेम्परेचर के इफेक्ट्स ना आ रहे हो जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखते हो, तब बैक्टीरिया इजीली ऐसे डिवाइड हो पाएगा। या फिर क्या हो सकता है, मेडिसिन वो शख्स ना ले रहा हो कोई ऐसी जिससे बैक्टीरिया की डेथ आकर हो रही हो, तो बैक्टीरिया इजीली डिवाइड होगा। अगर वो शख्स ऐसी मेडिसिन ले रहा होगा जो कि बैक्टीरियल डिवीजन को इंटरप्ट कर सकती है, तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन के टाइम के ऊपर ये अपनी प्रोटेक्शन को एक तरह से ब्रेक करवा रहा है। वो प्रोटेक्शन इसकी वॉल है, तो अगर वॉल नहीं है, ये डिवाइड हो रहा है और वो मेडिसिन वगैरह इसके ऊपर इफेक्ट कर देंगी ना, तो फिर बैक्टीरियल डेथ आकर हो जाएगी, जिसका रिस्क बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं लेता। अब ऐसा होता है कि जब इसको डिवाइड होना है बट कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो हम लोगों ने एक फेज पढ़ा था ग्रोथ फेजेस के अंदर, लैग फेज। आई होप आप लोगों को बात याद होगी। लैग फेज के अंदर मैंने कहा था इट्स जस्ट द प्रिपरेटरी फेज, इट्स सच ए फेज इन विच बैक्टीरिया डजंट डिवाइड। बैक्टीरिया उस दौरान अपने आप को डिवाइड नहीं करता, बट हाँ सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है फॉर द एक्चुअल डिवीजन। इट जस्ट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द एक्चुअल डिवीजन, मगर बैक्टीरिया उस दौरान अपने आप को डिवाइड हरगिज नहीं कर रहा होता। तो दैट अकर्स विद इन लैग फेज। तो अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो फिर बैक्टीरिया सिंपली डिवाइड होगा, एंड दिस मैनर इज नोन एज बाइनरी फिशन। अब मैं क्यों कह रहा था कि एक ही मैनर है ऑफ एक्चुअल डिवीजन, और जो दूसरा मैनर है उसको हम लोग डिविजनरी मैनर्स के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते, या उसको मैं रिप्रोडक्शन नहीं कह सकता। दैट मैनर इज नोन एज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये है वो सेकेंड मैनर। जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं ना रिप्रोडक्शन को, या जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं ना ग्रोथ को, तो उस बात का क्लियर मतलब ये होता है दैट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विल इंक्रीज। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर तादाद की इंक्रीजमेंट आएगी। अब अगर एंडोस्पोर फॉर्मेशन के अंदर भी तादाद बढ़ी ना, तो मैं इसे कह सकता हूं कि ये मैनर ऑफ रिप्रोडक्शन है। बट इफ इन केस अगर एंडोस्पोर फॉर्मेशन के अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज ना हुए, तो फिर हम लोग इसको डिविजनरी मैनर्स के अंदर क्लासिफाई या रिप्रोडक्टिव मैनर्स के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकेंगे। एंडोस्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा मैनर है दैट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। टाइम फ्रेम का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे ये एक बैक्टीरियल पेरेंटल सेल है, ये एक पेरेंटल सेल है, एंड मैं कह चुका हूं कंडीशंस अनफेवरेबल होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज के जो कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल हैं। अब अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अगर बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो इसके लिए फेटल हो सकता है, बैक्टीरिया डेथ आखिर हो जाएगी। तो बैक्टीरिया क्या करता है, ये अपनी वॉल को नहीं छेड़ेगा भी। ये जो इंटरनल क्रोमैटिन है प्लस जो साइटोप्लाज्म वगैरह है, जो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हम लोगों ने इसके वॉल के अंदर देखे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ फैट ग्लोब्यूल्स भी देखे, उसके अंदर हम लोगों ने क्रोमैटिन भी देखा, मेसोसोम्स की प्रेजेंस होती है, न्यूमरस प्लाज्मिड्स वगैरह की प्रेजेंस होती है। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि सारे के सारे मटेरियल को, क्रोमैटिन को, प्लाज्मिड्स को, मेसोसोम्स को, जो जो एलिमेंट इसके साइटोप्लाज्म में मौजूद है,
ये अपनी बॉडी के इंटरनली ही उन तमाम एलिमेंट्स को कंडेंस कर लेता है और कंडेंस करके उसे स्टोर करता है विद इन ए राउंड बॉल लाइक सब्सटेंस। उसको कंडेंस करेगा और कंडेंस कर देने के बाद उसे स्टोर कर देगा इस तरीके से एक राउंड बॉल लाइक सब्सटेंस में। इस बॉल लाइक सब्सटेंस में सारा साइटोप्लाज्म वगैरह भी गैदर करके ना क्लोज कर दिया गया। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेगा, अपनी वॉल को खत्म कर देगा। जो आउटर वॉल है उसे वैनिश करा देगा। जब उस आउटर वॉल को वैनिश करेगा तो पीछे बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये राउंड बॉल, वो कंडेंस राउंड बॉल जिसके अंदर इसने अपने तमाम तर एलिमेंट्स को स्क्वीज किया है। दिस कंडेंस राउंड बॉल इज नोन एज सिस्ट। इस कंडेंस बॉल को क्या कहते हैं? सिस्ट। नाउ व्हाट इज सिस्ट? सिस्ट एक बहुत ही रेजिस्टेंट स्पोर है, एक इंतहाई रेजिस्टेंट स्पोर, एक ऐसा स्पोर जिसके ऊपर अनफेवरेबल कंडीशंस वर्क नहीं करती, एक ऐसा स्पोर जिसपे हाई टेम्परेचर्स भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रखते, हाई पीएचएस भी यानी अनफेवरेबल पीएचएस भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रखती, मेडिसिन का भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, क्योंकि कंडीशंस अनफेवरेबल थी, इसे मालूम था अभी फिलहाल डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है, इसने अपने पेरेंटल सेल को कंडेंस करवा दिया इनटू ए राउंड बॉल लाइक सब्सटेंस दैट इज नोन एज सिस्ट। अब ये सिस्ट क्योंकि एक रेजिस्टेंट स्पोर है, आई कैन से दिस इज ए प्रोटेक्टिव मेजर। ये एक प्रोटेक्टिव मेजर है, एक ऐसा स्टेप है जो कि बैक्टीरिया ने फिलहाल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप कर लिया है। बट अब अगली बार बड़ी ध्यान से सुनना, सिस्ट बना रहे जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, यानी कंडीशंस दोबारा नॉर्मल पे आएंगी, जब कंडीशंस दोबारा से फेवरेबल होंगी तो ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा फिर बाय बाइनरी फिशन। फिर से ये अपनी वॉल को डेवलप करवाएगा और ये अपनी जब डिवीजन करेगा ना तो ये अपनी डिवीजन दोबारा से बाइनरी फिशन से ही करेगा, यानी फिर से वॉल को डेवलप कराया, ऐसे कंडेंस किया, ऐसे ब्रेक किया इनटू टू डॉटर सेल्स। ये दो डॉटर सेल्स हैं। तो जब कंडीशंस फेवरेबल हुई तो बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे हैं फिर से बाय बाइनरी फिशन ही। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन में मैंने कहा था जब कभी हम लोग रिप्रोडक्शन या जब कभी हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हों। अब आप लोग खुद जज करो, क्या एंडोस्पोर फॉर्मेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हुए? क्या यहां पर बैक्टीरिया के नंबर्स इंक्रीज हुए? तो नहीं हुए। एंड जब तक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज नहीं होते ना तब तक ऐसे मैनर को हम लोग ग्रोथ मैनर्स के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते। सो एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज जस्ट ए प्रोटेक्टिव मैनर जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, वेराज बाइनरी फिशन वो एक्चुअल डिवीजन है जिसके दौरान बैक्टीरिया अपने सेल को डिवाइड कर लेता है इनटू टू डॉटर सेल्स। तो बाइनरी फिशन का हम लोग मैनर ऑफ रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। कैसा मैनर ऑफ रिप्रोडक्शन? बैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंटली इट ओनली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। देयर इज नो मैनर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी मैनर बैक्टीरिया के पास मौजूद नहीं है। तो दीज आर दी टू मैनर्स, सॉरी जस्ट वन मैनर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने देखनी है वो हम लोग देखेंगे
मैनर्स ऑफ जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, इसकी भी बड़ी खास बात है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोग नोट्स वगैरह लेके बैठोगे। नोट्स लाजमी अपने पास रखना, जिसमें मैं चैप्टर 6 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी क्लास के अंदर कवर हो जाएंगे। सिर्फ एक छोटा टॉपिक हमारे पास रहेगा, दैट इज नॉस्टॉक और साइनोबैक्टीरिया, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर नंबर 6 की मार्किंग वगैरह भी सारी करा दूंगा, तो आपको मैंने लाजमी नोट्स वगैरह लेके बैठना है। नेक्स्ट इज द मैनर ऑफ जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन। कुछ लोग इसको कह देते हैं सेक्सुअल मैनर ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। ये सेक्सुअल मैनर्स नहीं है, बट स्टिल बुक्स भी लिखती हैं सेक्सुअल मैनर, तो अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो हम लोग उसको बस मान लेंगे, बट ये सेक्सुअल मैनर नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही मैनर होता है ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज दी एसेक्सुअल मैनर। अब जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जल्दी से अपने पास जो सबसे फर्स्ट डायग्राम हम लोगों ने बनाया था बैक्टीरिया का, उसमें देखो एक पार्ट लेबल्ड हुआ होगा साइडवेज प्लाज्मिड, एक एक्स्ट्रा क्रोमैटिन, एक एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल। तो जो जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन है ना, इट अकर्स थ्रू एन एक्स्ट्रा सर्कुलर chromatin called plasmids। ये सारा का सारा प्रोसेस प्लाज्मिड्स की वजह से होता है, एंड प्लाज्मिड इज समथिंग विच इज अदर देन दी नॉर्मल क्रोमैटिन। एक तो बैक्टीरिया का नॉर्मल क्रोमैटिन है, जिसका डीएनए आरएनए, मगर ये जो प्रोसेस है ये उस नॉर्मल क्रोमैटिन से रन नहीं करता। ये तमाम तर प्रोसेस कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिकल, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमैटिन से आकर होता है, दैट इज प्लाज्मिड। तो जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन के 3 मैनर्स हैं। पहला जो मैनर है वो कहलाता है कॉन्जुगेशन। फर्स्ट मैनर इज नोन एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, पहले डायग्रामेटिकली बता रहा हूं, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन देता हूं कि एक बैक्टीरिया अपनी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है विद अनदर बैक्टीरियम। एक बैक्टीरियम अपनी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो उसके प्लाज्मिड में, ये वो एक्सचेंज करता है with another bacterium through a tube, and this tube is known as the conjugating tube। तो इसमें हुआ क्या है conjugation में, that one bacterium exchanges its genetical information with another bacterium, through a tube known as conjugating tube। जैसे ये एक बैक्टीरियम है, इसके पास प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड को हमेशा सर्कुलर शो करते हैं। इसने अपनी ये जेनेटिकल इंफॉर्मेशन दूसरे बैक्टीरियम के साथ एक्सचेंज की। कहते हैं इसका मीडियम यूजुअली एयर होता है, इसके लिए द मीडियम इज यूजुअली एयर। ये ऑब्जर्व किया था सबसे पहले लैडरबर्ग, एक साइंसदान था। लैडरबर्ग ऑब्जर्व्ड इट एट फर्स्ट।
लैडरबर्ग एक साइंसदान था, उसने ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया। इसमें बेनिफिट क्या है, जैसे कि ये एक बैक्टीरियम है दैट इज विरुलेंट और ये दूसरा बैक्टीरियम है जिसके पास कोई डिजीज कॉजिंग एक्टिविटीज या कोई डिजीज कॉजिंग इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये वो बैक्टीरिया था जो कि बीमारियां कर सकता था, मगर ये बैक्टीरिया बिल्कुल भी बीमारियां नहीं करता। तो जब इस बैक्टीरिया ने अपना प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के साथ एक्सचेंज किया ना, तो इस बैक्टीरिया के पास भी इस प्लाज्मिड के थ्रू वो इंफॉर्मेशन चली गई, जिससे क्या होगा, अब ये बैक्टीरिया भी डिजीज कॉज कर पाएगा और ये बैक्टीरिया भी डिजीज कॉज कर पाएगा। दोनों के दोनों बैक्टीरियम्स विरुलेंट हो गए। कॉन्जुगेटिंग ट्यूब आप उसी अपने डायग्राम पे देखो, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब डेवलप होती है एक स्ट्रक्चर से दैट इज नोन एज पिलाई। देखो बैक्टीरिया के डायग्राम के ऊपर एक स्ट्रक्चर गिवन है, द स्ट्रक्चर इज नोन एज पिलाई, और पिलाई वो स्मॉल हेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट डेवलप्स कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। तो एक बैक्टीरिया से उन पिलाइज ने कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनाई, दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैच कर दी और इस कॉन्जुगेटिंग ट्यूब के थ्रू यहां से क्रोमैटिन एक्सचेंज हो गया दूसरे बैक्टीरिया के साथ, प्लाज्मिड एक्सचेंज हो गया दूसरे बैक्टीरिया के साथ। तो जब इस मैनर में जेनेटिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना, तो इस मैनर को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। फिर दोहरा रहा हूं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैनर्स नहीं है, मगर बुक्स आर टाइम्स लिख देती हैं। ये इधर कोई रिप्रोडक्शन नहीं हुई है, इधर सिर्फ ये हुआ है कि इस बैक्टीरिया ने अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे बैक्टीरिया के साथ एक्सचेंज कर लिया। दूसरा जो मैनर है दैट इज नोन एज ट्रांसडक्शन। दूसरे मैनर को कहा जाता है ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन में क्या होता है, इसमें भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। एक बैक्टीरियम अपनी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा दूसरे बैक्टीरियम के साथ, बट दिस टाइम कोई कॉन्जुगेटिंग ट्यूब नहीं बनेगी। यानी एक बैक्टीरियम अपना प्लाज्मिड एक्सचेंज तो करेगा दूसरे बैक्टीरियम के साथ, बट इस दफा मीडियम ऐसा नहीं होगा, कोई कॉन्जुगेटिंग ट्यूब नहीं होगी, बल्कि ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी ना, इस दफा ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी थ्रू ए थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म। थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म में यूजुअली कौन होता है, एक वायरस। फिलहाल जो मैं वायरस इस्तेमाल कर रहा हूं ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे वर्क करता है। तो होगा ये कि बैक्टीरियम से इंफॉर्मेशन इस बैक्टीरियोफेज वायरस के पास जाएगी और इस बैक्टीरियोफेज वायरस से इंफॉर्मेशन फिर ट्रांसफर होगी जब ये बैक्टीरियोफेज वायरस इसके पास जाएगा। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस इसको ट्रांसफर करेगा टू द सेकंड बैक्टीरियम। यानी अब इन्वॉल्व हो रहा है थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म विच इज यूजुअली ए वायरस। जैसे फिलहाल इस सिनेरियो में मैंने इस्तेमाल कर लिया एक बैक्टीरियोफेज वायरस को। तो जब एक बैक्टीरिया अपनी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म को दे सच एज वायरस, और वो वायरस ट्रांसफर कर दे इस इंफॉर्मेशन को टू द नेक्स्ट बैक्टीरियम, तो इस मैनर को कहा जाता है ट्रांसडक्शन। पिलाई ट्यूब या पिलाई की कॉन्जुगेटिंग ट्यूब इस्तेमाल होगी तो कॉन्जुगेशन, और अगर ये ट्रांसफर होगा थ्रू ए थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म तो ट्रांसडक्शन। तीसरा जो मैनर है दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी एक बैक्टीरियम अपनी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा विद द नेक्स्ट बैक्टीरियम, बट इस दफा ना तो कोई कॉन्जुगेटिंग ट्यूब्स इस्तेमाल होंगी और ना ही कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। फिर कैसे होगा, इस दफा ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी थ्रू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होनी है इसमें
कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होगा, सच एज एयर, वाटर, इस किस्म का। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ एयर में हो रहा है मगर इस ट्यूब के थ्रू हो रहा है, मगर यहाँ पर उसके थ्रू नहीं होगा। बैक्टीरिया फेगोसिटिक फंक्शंस रखता है, बैक्टीरिया उसको इनगल्फ करेगा इंफॉर्मेशन को। तो अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो मैनर कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वो 3 मैनर्स हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया जेनेटिकली अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो ट्यूब इन्वॉल्व करेगा तो कॉन्जुगेशन, अगर तो वो किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व करेगा तो ट्रांसडक्शन, और अगर तो वो इन्वॉल्व करेगा किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर को तो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने 2 चीजें सीखी हैं। एक हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया में दी मैनर्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया मैनर ऑफ रिप्रोडक्शन एक ही है, दैट इज बाइनरी फिजन। दूसरा जो मैनर है ना, उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वो एक सपोर्टिव मैनर है, बट उसको हम लोग मैनर्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते, प्रोटेक्टिव मैनर जरूर कह सकते हैं। एंड सेकेंडली हम लोगों ने ये देखा कि बैक्टीरिया किस तरीके से अपनी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है टू द नेक्स्ट बैक्टीरियम। उसमें फर्स्ट मैनर है कॉन्जुगेशन, अगर ट्यूब डेवलप हो गई, थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा तो ट्रांसडक्शन, और अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है मैनर्स ऑफ जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन। इस वाले लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने अभी बीच में कह दिया कि आप लोग को नेक्स्ट वाले लेक्चर में नोट्स लेके बैठना है। मैं चैप्टर को एंड अप करूंगा, रैप अप करूंगा, ज्यादातर चीजें नेक्स्ट वाले लेक्चर में बुक से होंगी। तो और फिर जो चैप्टर है उसकी मार्किंग भी करवा दोगे, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो लेक्चर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लास ऑफ है। अल्लाह हाफिज।